So good morning students. Here we are discussing about the ionization potential. It is a second property for which we will discuss in details. What do you understand by ionization potential, or sometime it is called as ionization enthalpy. It is the amount of energy required to remove an electron from outermost shell or most loosely bound electrons in ground state of isolated gaseous atom. देखिए ये हमारा एक एटम का स्ट्रक्चर है। इसमें जो पॉइंटेड आपको सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसको हमें आउट करना है। उसे आउट करने में जो हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, सिस्टम को हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। क्यों देनी होगी? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, उसके अगेंस्ट हमें इसे हटाना है, तो इसको हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। दैट एनर्जी इज़ कॉल्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। एक एग्जांपल दिया है, सोडियम है। सोडियम सॉलिड स्टेट में होता है तो पहले हम उसे गैसियस स्टेट में लेके आते हैं, उसके लिए सब्लिमेशन एनर्जी है। देन गैसियस स्टेट से जो एटम है उसको हम आयन में बनाते हैं, आयनिक फॉर्म में लेकर के आते हैं। जब आयनिक फॉर्म में लाते हैं इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है, तो इस वजह से इसको हम आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। यहाँ देखिए कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसे हाइड्रोजन गैस है, उससे हमने H+ में कन्वर्ट किया, 2 इलेक्ट्रॉन्स आउट किए। एल्यूमिनियम, और ये 2 4 10 13 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दिया हुआ है। ये किस तरीके से चेंज हो रहा है। सबसे बाहर 3rd नंबर की बात कर रहे हैं तो P से एक इलेक्ट्रॉन जा करके वो 0 हो गया। इधर ऑक्सीजन का दिया है तो ऑक्सीजन को O2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, एक इलेक्ट्रॉन आउट हो गया। आयनाइजेशन एंथैल्पी को, ये भी एनर्जी टर्म है क्योंकि एक ह्यूज अमाउंट में ये वॉल्व होती है, तो इसके लिए यूनिट है हमारे इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम या किलो जूल पर मोल, किलो कैलोरी पर मोल। 3 यूनिट्स हैं यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, किलो जूल पर मोल एंड किलो कैलोरी पर मोल। अच्छा, जनरली इसका जो नेचर है वो एंडोथर्मिक होता है, यानी जो हीट है वो हमें सिस्टम को देनी होती है, तो ΔH पॉजिटिव होगा। लेकिन जो एनायन है, एनायन के केस में अपोजिट हो जाएगी, वहाँ पर एनर्जी क्या होगी, मूव आउट होगी, है ना। क्योंकि एनायन क्या होता है, हमारा नेगेटिव चार्ज होता है, उसने ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स ले रखे हैं, तो अब वो इलेक्ट्रॉन और देगा नहीं, है ना। सॉरी, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, वहाँ पर हमें एनर्जी मिलेगी एक्जोथर्मिक। और जो एटॉमिक फॉर्म है वहाँ क्या है, एंडोथर्मिक, वहाँ से एनर्जी हमारी सिस्टम में जाएगी। अब देखिए सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी दी हुई है। सक्सेसिव का मतलब है कि हमने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाला, उसके लिए जो एनर्जी देनी पड़ रही है दैट इज़ आयनाइजेशन एंथैल्पी 1। अब सेम एटम से हम अगर सेकंड एटम रिमूव करते हैं तो उसके लिए जो एनर्जी दी जाएगी दैट इज़ आयनाइजेशन एंथैल्पी 2। अगर हम उसी एटम से थर्ड इलेक्ट्रॉन इवॉल्व करते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी 3, IE1, IE2, IE3 एंड सो ऑन। एक एग्जांपल दिया है एल्यूमिनियम का। अब यहाँ ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो इलेक्ट्रॉन सबसे लास्ट में आउट करना होगा, यानी जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हम निकालेंगे उतनी ही हमें पर इलेक्ट्रॉन एनर्जी ज़्यादा देनी होगी। इसका रीज़न क्या है कि इलेक्ट्रॉन सारे हमारे प्रोटॉन जो न्यूक्लियस में होते हैं उससे अट्रैक्टेड रहते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस फोर्स वहाँ पर वर्क करते हैं, तो उसके अगेंस्ट हमें वर्क करना होता है। जैसे जैसे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स निकालते जाते हैं तो इफ़ेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। यही रीज़न है कि IE3 की वैल्यू IE2 से
ज़्यादा होती है और IE2 की वैल्यू IE1 से ज़्यादा होती है। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक जो कि इसी से रिलेटेड है, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसी के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। एक क्वेश्चन तो यहाँ बनेगा कि IE2 IE1 से क्यों ज़्यादा एनर्जी होती है, या IE3 IE2 से क्यों ज़्यादा होता है। और दूसरे क्वेश्चन इसमें अभी फैक्टर्स हैं उनके ऊपर बनेगा। तो पहला एटॉमिक साइज, देखिए आयनाइजेशन एंथैल्पी और एटॉमिक साइज इन दोनों में अपोजिट रिलेशन होता है, इन्वर्स रिलेशन। एटॉमिक साइज इंक्रीज़ होगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज़ होगी, या एटॉमिक साइज डिक्रीज़ होगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज इंक्रीज़ हो जाएगा। अब देखिए ग्रुप में इसका ट्रेंड दिया हुआ है, ग्रुप ऊपर से नीचे जाने पर, है ना, देखिए ऊपर से नीचे जाने पर जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो हमारी क्या है, डिक्रीज़ होती है। क्यों? क्योंकि साइज इंक्रीज़ होता है। अगर हम फर्स्ट ग्रुप की बात करें तो लिथियम की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी वो सोडियम से हाई होगी, और सोडियम की पोटेशियम से हाई होगी, और पोटेशियम की रुबीडियम से, रुबीडियम की सीजियम से। यहाँ पर सीजियम की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो सबसे ज़्यादा कम होगी, है ना, सबसे कम होगी। रीज़न क्या है? इसका साइज बड़ा है। साइज बड़ा है तो बाहर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको न्यूक्लियस इफ़ेक्टिवली अपने कंट्रोल में नहीं रखता, इतना फोर्स नहीं होता, तो आसानी से उसको हम रिमूव कर सकते हैं। इसमें कुछ एक्सेप्शन है, जैसे आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एल्यूमिनियम, वो हमारी लेस है आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ गैलियम। इसका रीज़न क्या है? ड्यू टू डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन। देखिए कॉन्ट्रैक्शन हमारे हैं, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन है, एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन है। ये एक्चुअल में क्या होता है कि इनके जो एटॉमिक साइज़ होते हैं ऑलमोस्ट सेम होते हैं। जब एटॉमिक साइज़ ऑलमोस्ट सेम होते हैं तो पहले तो हम ये बात करेंगे कि एटॉमिक साइज़ सेम क्यों होते हैं। तो इसका रीज़न क्या है कि जो हमारी d ऑर्बिटल और f ऑर्बिटल होती हैं उनका जो शील्डिंग इफ़ेक्ट है वो बहुत कम होता है। शील्डिंग इफ़ेक्ट का मीनिंग होता है कि जो आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको पेनल्टीमेट सेल के इलेक्ट्रॉन्स रिपेल करते हैं, क्योंकि दोनों पर सेम चार्ज होता है। लेकिन जो f इलेक्ट्रॉन है f ऑर्बिटल के, वो f ऑर्बिटल हमारी काफ़ी लार्ज स्पेस में रहती है, तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन भी काफ़ी दूर दूर होते हैं, तो इस वजह से वो इफ़ेक्टिवली रिपेल नहीं कर पाते, तो वो न्यूक्लियस के ज़्यादा क्लोज होते हैं। जब ज़्यादा क्लोज होंगे तो साइज़ क्या होगा, उनका डिक्रीज़ हो जाएगा। इसी को हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, जो पेनल्टीमेट सेल में इलेक्ट्रॉन है वो रिपेल इतनी इफ़ेक्टिवली नहीं कर पाते हैं, इससे साइज़ छोटा हो जाता है एटम का, और उसको हम कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, ये जो है हमारा इंडियम का साइज़ थैलियम से कम है, ये भी लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से है। और भी यहाँ पर देखिए लेड का साइज़ 10 से बड़ा है, डी ब्लॉक में भी, ये सारे लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हैं। पीरियड में बात करें तो पीरियड में जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी करेक्टर हमारा क्या होता है, इंक्रीज़ होता है, साइज हमारा डिक्रीज़ होता है, क्योंकि इफ़ेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज वहाँ पर क्या होता है, इफ़ेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज इंक्रीज़ होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स हमारे सेम ऑर्बिटल में जाते हैं लेकिन नंबर ऑफ़ प्रोटॉन न्यूक्लियस में इंक्रीज़ होते जाते हैं। इस वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी भी हमारी क्या है, इंक्रीज़ होती है। ठीक है, लेफ़्ट टू राइट जाने पर हम आसानी से इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकाल पाएंगे। देखिए यहाँ दिया इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो ये सारी चीज़ें इसी को कोरिलेट करती हैं। जैसे PV है तो PV से PV2+ पर इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज ज़्यादा होगा, और PV4 में और ज़्यादा होगा, क्योंकि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन सेम है तीनों में, लेकिन नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हमारे क्या हैं, कम है। PV4 में 4 इलेक्ट्रॉन कम है, PV2 में 2 इलेक्ट्रॉन्स कम है। नेक्स्ट शील्डिंग इफ़ेक्ट। शील्डिंग इफ़ेक्ट मैंने बताया, शील्डिंग क्या है कि सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स रिपेल करते हैं, तो वो जो इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज है उसको डिक्रीज़ कर देते हैं। तो जितना शील्डिंग इफ़ेक्ट हाई होगा उतना ही
आयनाइजेशन एंथैल्पी हमारी क्या होगी, कम होगी। और शील्डिंग इफेक्ट अगर हमारा कम है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि वहाँ न्यूक्लियस चार्ज वर्क करेगा। शील्डिंग इफेक्ट और इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज ये दोनों के एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक रिलेशन दिया हुआ है, ये आयनाइजेशन एंथैल्पी इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज के प्रोपोर्शनल है, जबकि शील्डिंग इफेक्ट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। सेम रिलेशन इन दोनों में होगा, ये एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। पेनिट्रेशन पावर ऑफ ऑर्बिटल, जो ऑर्बिटल न्यूक्लियस के जितने क्लोज होगी उसकी पेनिट्रेशन पावर उतनी ही हाई होगी, यानी उससे इलेक्ट्रॉन्स को निकालना हार्ड होगा। तो एस सबसे क्लोज होती है तो उसकी पेनिट्रेशन पावर सबसे हाई है, पी सेकंड, डी थर्ड एंड एफ फोर्थ। देखिए यहाँ दो आपसे एक क्वेश्चन बन सकता है आपसे कि बेरिलियम और बोरोन किससे आप इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल सकते हैं, तो आंसर क्या होगा, बोरोन से, क्योंकि पी ऑर्बिटल बाहर है उससे इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस के बहुत क्लोज है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते, ठीक है। बिल्कुल सिमिलरली मैग्नीशियम में देखिए 3s2 है और एल्यूमिनियम में 3p1 है तो एल्यूमिनियम से हम इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन मैग्नीशियम से नहीं निकाल सकते। कैल्शियम एंड गैलियम दोनों में देख सकते हैं, एस इलेक्ट्रॉन है, उधर पी में इलेक्ट्रॉन है, पी वाले इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाला जा सकता है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये भी एक फैक्टर है आयनाइजेशन एंथैल्पी को पता करने के लिए कि हाई होगी आयनाइजेशन एंथैल्पी एक कॉन्फ़िगरेशन के साथ या लो होगी। तो देखिए यहाँ पर 3 इम्पोर्टेंट थिंग हैं जो हमें समझना होगा। एक तो अनफिल्ड ऑर्बिटल, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल, दीज आर मोर स्टेबल, ठीक है। यहाँ एक एग्जांपल है, नाइट्रोजन हमारा ऑक्सीजन से हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी शो करता है ना। इसका रीज़न क्या है, नाइट्रोजन में पी में 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, लेकिन यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन यानी हाफ फिल्ड है, सो इट इज़ मोर स्टेबल। और ऑक्सीजन में 4 है, ये ना तो हाफ फिल्ड है ना फुली फिल्ड है। सेम फिनोमिना अदर आपको दिखाई देगी। और देखिए ये यहाँ पर एक जनरल स्टेटमेंट दे सकते हैं कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक ये सभी ग्रुप 15 के और सभी का हाफ फिल्ड होता है, तो ये ग्रुप 16 के रिस्पेक्ट में मोर स्टेबल होता है ना। इससे हम इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकाल सकते। अब यहाँ पर ये दिया हुआ लिथियम, बेरिलियम, बोरोन है ना, तो इसमें हमें केवल यही चीज़ें ध्यान रखनी है कि एक तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दूसरा एस ऑर्बिटल है या पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, तीसरा हाफ फील्ड या फुली फील्ड है। तो उसके बेसिस पर हम इनको सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके का कि किसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी, किसकी हाई होगी। देखिए नियॉन की सबसे ज़्यादा है क्योंकि इसमें फुली फील्ड होता है, ऑक्टेट कंप्लीट रहता है। हीलियम हैज़ हाईएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल इन पीरियड टेबल। देखिए हीलियम की सबसे ज़्यादा होती है, उससे हम इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकाल सकते हैं। क्यों नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होती है, वो न्यूक्लियस के सबसे क्लोज होते हैं, साइज इसका बहुत स्मॉल होता है। और सीजियम हैज़ लोएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। सीजियम की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है दैट इज़ लोएस्ट। क्यों, क्योंकि ये मेटलिक करैक्टर शो करता है और साइज इसका है ना काफ़ी लार्जर होता है। जितना साइज बड़ा होगा उतनी आयनाइजेशन एंथैल्पी हमारी कम होगी। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। जितने इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज इंक्रीज हो जाएगा। इस वजह से इलेक्ट्रॉन को हम आसानी से नहीं निकाल सकते। आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब है जिसके पास इलेक्ट्रॉन सेम है ना, तो उसमें हम क्या करेंगे, प्रोटॉन का नंबर देखेंगे। जिसमें प्रोटॉन हाई होगा उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई होगी। तो देखिए नियॉन में 10 प्रोटॉन होते हैं, सोडियम में 11 होते हैं, तो सोडियम की हमारी आयनाइजेशन पोटेंशियल हाई होगी। सिमिलरली फॉर O2-, यहाँ 2 तरीके क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज़ पर। एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन ये बनेगा कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक से आप क्या समझते हैं, और दूसरा कि आपसे 2 दे दिए जाएंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक और आपसे पूछा जाएगा कि विच हैज़ हायर आयनाइजेशन एंथैल्पी और विच हैज़ लोअर आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो इसका सिंपल सा जो वर्किंग है
पहले आपको पता करना पड़ेगा कि इसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का क्या है, क्या नंबर्स आ रहा है। इलेक्ट्रॉन दोनों में सेम आएंगे, पर प्रोटॉन जिसमें हाई आएगा उसका आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई होगा। देखिए कुछ इसके ऊपर क्वेश्चंस हैं, ये आप होमवर्क में करेंगे अपने आप, है ना। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 2 3 1 2 एंड ठीक है, आप इसको पोस्ट करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ओके।